हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाति लर्निंग अकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन को। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सीटेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, तो केवल फॉर्म फिल कर देना या एग्जाम में बैठ जाना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है। सबसे जरूरी है आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि बहुत सारे लोग फॉर्म फिल करते हैं, एग्जाम देते हैं और उनका क्लियर नहीं हो पाता है, इसलिए इसे थोड़ी सी गंभीरता से लीजिएगा। देखिए, ईवीएस को एनसीएफ 2005 ने 6 थीम में बांटा है। कितने थीम में? 6 थीमों में बांटा है। पहला है परिवार एवं मित्र, दूसरा है भोजन, आगे पानी, आवास, यात्रा और चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये 6 थीम में बांटा गया है। अब प्रश्न जो हैं ईवीएस के, चाहे वो पेडागोजी के प्रश्न हो या फिर ईवीएस कंटेंट से लिए गए प्रश्न हो, ये सभी ये 6 थीमों के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, इन्हीं से पूछे जाते हैं। अब देखिए क्या हुआ है कि पिछली बार से जो ईवीएस के क्वेश्चन हैं, उनके पैटर्न में थोड़े बहुत बदलाव हमें देखने को मिला है। क्योंकि पहले क्या होता था कि जितने भी प्रश्न होते थे वे सभी प्रश्न एनसीईआरटी पर ही बेस्ड होते थे और उन्हीं से पूछे जाते थे। लेकिन पिछली बार से 2-4 नए प्रश्न भी हमें देखने को मिला है, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। 2-4 प्रश्न की वजह से आप अपना एग्जाम खराब नहीं करेंगे कि अरे बहुत सारा प्रश्न जो है नया पूछ लिया, ये पूछ लिया, वो पूछ लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, डरने की बात नहीं है। एनसीईआरटी से अभी भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हाँ, ये है कि 2-4 नए प्रश्न भी हमें देखने को मिला है, इसलिए एनसीईआरटी बुक को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है कि हाँ हम इसे छोड़ देंगे, इसे पढ़ना ही है। देखिए, सबसे पहले हम लोग परिवार को जानेंगे। परिवार क्या है? परिवार में विभिन्न विद्वानों के मत के अनुसार जिसमें माता पिता और बच्चे शामिल हैं, उन्हें हम लोग परिवार कह सकते हैं। अगर कोई ऐसा है जैसे किसी केवल पति पत्नी का अगर जोड़ा है और उसमें बच्चे नहीं हैं, तो उसे हम लोग परिवार नहीं कह सकते। यानी परिवार में माता पिता और बच्चों का होना अनिवार्य है, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, तभी हम लोग उसे परिवार कहेंगे। परिवार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एकल परिवार और दूसरा है संयुक्त परिवार। यानी परिवार को 2 भागों में बांटा गया है। एकल परिवार में माता पिता और बच्चे आते हैं और संयुक्त परिवार में माता पिता और बच्चे के अतिरिक्त चाहे अन्य कोई भी सदस्य हो, दादा दादी हो, मामा मामी हो, चाचा चाची हो, बुआ हो, तो जो भी है उन्हें हम लोग संयुक्त परिवार के अंतर्गत रखते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे मधुमक्खियों के बारे में। देखिए, ये सभी आपके एनसीईआरटी बुक में दी गई है और इसे अच्छे से पढ़िएगा और साथ ही साथ नोट्स बनाइएगा। अब प्रश्न जो है मधुमक्खी से ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि कोई भी एक मुख्य बिंदु है और आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब क्या है, आपको विस्तृत रूप से यानी पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें 4 कथन आपको दिए जाते हैं और इसमें से आपको सही या गलत का चयन करना होता है। वो आप तभी कर पाएंगे जब आप पूरी तरह से इसके बारे में जानेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर का बोहाचा जो गांव है, वो लीची के पेड़ वहां पर अधिक पाए जाते हैं। लीची के जो फूल हैं वो मधुमक्खियों को बहुत अधिक लुभाते हैं, यानी पसंद होता है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। अब उस इलाके में क्या है कि लीची के बहुत ज्यादा पेड़ है और मधुमक्खियों को लुभाता है, तो जाहिर सी बात है कि वहां मधुमक्खियां भी होती होंगी और यहाँ पर लोग मधुमक्खी पालन करते हैं और शहद एकत्रित करते हैं। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी कल्चर कहते हैं। अक्टूबर से दिसंबर माह मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है। कब से कब? अक्टूबर से लेकर दिसंबर जो माह होता है, वो मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है। आगे दिया गया है, मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो कि अंडे देती है, तथा कुछ नर मक्खी होती हैं। नर मक्खी का काम कुछ खास नहीं होता। देखिए, रानी मक्खी का कार्य क्या होता है? वो अंडे देती है। कुछ नर मक्खियां भी होती हैं, लेकिन इनका काम कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और यह कथन अक्सर दिया जाता है कि नर मक्खी जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो कथन आपका गलत होता है। आगे है, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं। ये शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं और इस वो जो रस इकट्ठा करती है उससे वे शहद बनाती हैं। यानी नर मक्खी और मादा मक्खी के अलावा, यानी रानी मक्खी के अलावा कुछ काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं और ये शहद के लिए रस को इकट्ठा करती हैं, एकत्रित करती हैं। जब भी किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वो नृत्य करती है, एक प्रकार का नाच या फिर डांस करती है, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि इस जगह पर रस है और वे वहां पर जाती हैं और उसे इकट्ठा करती हैं। अब हम लोग जानेंगे मच्छरों के बारे में।
आप लोग सभी मच्छर से परिचित होंगे। अक्सर आप जहाँ सोते हैं वे वहीं पहुँच जाते हैं, तो आपको लगता होगा कि ये आखिर हमें कैसे ढूंढ लेते हैं। तो ये मच्छर जो है हमारे तलवे की गर्मी तथा गंध से हमें ढूंढ लेते हैं। इनके काटने से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया होता है। देखिए यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। मच्छर के काटने से कौन कौन से रोग होते हैं? डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब है कि मच्छरों से हम लोग बचाव किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहला तरीका है पानी जमा न होने देना, यानी अगर पानी जमा होगा तो उसमें मच्छर जो है वो पनपेंगे, इसलिए पानी को एकत्रित ना होने दें। इसके अलावा जमा जहां पर पानी है वहां पर मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन तेल को डाल दें। इससे क्या होता है कि पानी का जो पृष्ठीय तनाव होता है उस पर जो है मच्छर अपने अंडे देते हैं और वो अंदर पानी में नहीं डूबते हैं। जब आप उसमें मिट्टी का तेल यानी केरोसिन तेल डाल देते हैं तो क्या होता है, पानी का पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है और वे सभी अंडे जो है पानी में डूब जाते हैं और मच्छर के अंडे और मच्छर नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो तीसरा तरीका है वो है मच्छरदानी का प्रयोग। तो इसके प्रयोग से ये 3 तरीके हैं जिससे आप लोग मच्छरों से बच सकते हैं। अब अगर मच्छरों की बात हुई है तो मलेरिया की चर्चा भी जरूरी ही है और ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। देखिए भारतीय मूल के रोनाल्ड रॉस ने सर्वप्रथम बताया कि मलेरिया मच्छरों के कारण होता है। किसने बताया था? तो भारतीय मूल के रोनाल्ड रॉस जो थे उन्होंने सबसे पहले यह बताया कि मलेरिया जो है वो मच्छरों के कारण से होता है। इन्हें वर्ष 1902 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1902 में मिला था। मलेरिया जो है परजीवी प्लाज्मोडियम से होता है। किसके कारण होता है? जो परजीवी होता है प्लाज्मोडियम, इसके कारण से होता है जिसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। मलेरिया में कपकपी के साथ बुखार होता है। कई बार आपसे पहचान पूछ लिया जाता है कि मलेरिया से ग्रस्त है तो उसे क्या होने की संभावना है, तो कपकपी के साथ बुखार होगा। मलेरिया की जो दवाई है वो सिनकोना नामक एक पेड़ होता है और उसकी छाल से बनाया जाता है मलेरिया का दवाई। अब अगला है कुत्ता। अब इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इनकी अपनी अपनी जगह बटी हुई होती है और इनमें सूंघने और सुनने की शक्ति ज़्यादा होती है। ज़्यादातर बिल्कुल जरा से भी आहट होती है, जरा से भी आवाज़ होती है तो कुत्ते एकदम चौकन्ने हो जाते हैं, जग जाते हैं। यानी इनमें सुनने की जो शक्ति है और साथ ही सूंघने की जो शक्ति है वह बहुत ज़्यादा होती है। ये मल मूत्र की गंध से जान लेते हैं कि उनके इलाके में कोई बाहर का कुत्ता आया था। जैसे इनके अभी हमने देखा कि इनकी अलग जगह बटी हुई होती है, इलाका बटा हुआ होता है और उसमें अगर किसी नए कुत्ते ने प्रवेश किया तो उसने जो भी अपशिष्ट किया है उसे सूंघकर यह कुत्ते यह पता लगा लेते हैं कि उनके इलाके में कोई नया कुत्ता आया था। यानी इनमें सूंघने की जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा होती है। अगला है रेशम का कीड़ा। अब देखिए रेशम का जो कीड़ा है वो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही उसकी गंध से पहचान लेता है। किससे? केवल गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है अपनी मादा को रेशम का कीड़ा। इसके अलावा अब हम लोग चींटियों को देखेंगे। ये चींटियां जो है वो समूह में रहती हैं। ये एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि सामाजिक जीव होती हैं। ये मिलजुल कर रहती हैं। ये जमीन पर कुछ छोड़ते हुए चलती हैं जिसे सूंघकर बाकी की चींटियां भी कतार में चल पाती हैं। आपने देखा होगा अक्सर चींटियों की लंबी कतार को जाते हुए, तो आखिर ये रास्ता क्यों नहीं भटकती हैं? ये लाइन जो उनका होता है, कतार जो होता है वो आखिर टूटता क्यों नहीं है? क्योंकि चींटियां कुछ अपने पीछे छोड़ते हुए चलती हैं और जिसे सूंघकर ये चींटियां कतार बनाते हुए चलती हैं। अब इनमें भी अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कि अभी हमने मधुमक्खियों के बारे में देखा कि उसमें नर मक्खी का अलग कार्य होता है, जो काम करने वाली मक्खियां होती हैं, जो रानी मक्खी होती है उसका अलग कार्य होता है। वैसे ही चींटियों में भी रानी चींटी जो है वो अंडे देती है। इसके अलावा जो सिपाही चींटी है वो बिल का ध्यान रखते हैं और जो काम करने वाली चींटियां होती हैं वो भोजन को ढूंढ कर लाती हैं कि जो भी भोजन ढूंढने का कार्य होता है वो काम करने वाली चींटियां करती हैं। अब आगे दिया गया है हाथी के बारे में। अब हम लोग हाथी के बारे में जानेंगे। ये हाथी जो है वो उन्हें पानी और कीचड़ में खेलना पसंद होता है। ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इससे क्या होता है कि इनके शरीर को ठंडक मिलती है। इनके कान जो है वो सूप की तरह होते हैं, जिसका उपयोग ये कैसे करते हैं? जब भी इन्हें गर्मी लगती है तो ये उस कान की मदद से ऐसे पंखा करते हैं, हवा करते हैं। 3 महीने के हाथी का वजन लगभग 200 केजी का होता है, यानी 200 किलोग्राम का होता है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा कि 3 महीने के हाथी का वजन जो होता है 100 किलोग्राम होता है, 300 किलोग्राम होता है, तो जो भी है वो गलत है। अगर जब तक यह न दिया जाए कि 200 किलोग्राम होता है तब तक वो ऑप्शन सही नहीं होगा। साथ ही ये बहुत ही कम आराम करते हैं। इस बार प्रश्न में क्या दिया गया था कि हाथी बहुत अधिक आराम करना पसंद करते हैं और कई लोग गलत आंसर करके आ गए थे। हाथी बहुत ज्यादा आराम नहीं करते हैं, ये लगभग 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं। एक जो बड़ा हाथी होता है यानी वयस्क हाथी जो होता है वो 100 केजी से ज्यादा पत्ते और झाड़ियों को एक दिन में खा जाता है। कितने
कितना खा जाता है? एक वयस्क हाथी, जो बच्चा है वो उसकी बात नहीं की जा रही है, एक वयस्क जो है वो जिसका विकास पूरी तरह से हो चुका है, वैसे हाथी 100 केजी से ज्यादा पत्ते और झाड़ियों को एक दिन में खा लेते हैं। आगे दिया गया है, हाथियों के एक झुंड में 10 से 12 हथनी तथा बच्चे होते हैं। अब आपको कथन दे दिया जाएगा कि हाथियों के झुंड में हथनी, हाथी और उसके बच्चे होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, हाथियों के झुंड में हाथी नहीं होता, नर हाथी नहीं होता, केवल मादा हथनी होती है तथा उसके बच्चे होते हैं। अब बच्चे में भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बच्चे जो है वो मादा भी हो सकते हैं और नर भी हो सकते हैं। सबसे जो बूढ़ी यानी जो बुजुर्ग हथनी होती है वही झुंड का नेतृत्व करती है, यानी जो लीडर होती है, नेता होती है, वो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है। नर हाथी जो है वो 14-15 साल का जब हो जाता है तो वो झुंड को छोड़कर चला जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि हाथियों के झुंड में नर हाथी होता है? तो नहीं होता, केवल हथनियां होती हैं और उसके बच्चे होते हैं। अब उस बच्चे में जो बच्चा है वो नर भी हो सकता है और मादा भी हो सकता है। तो मादा हाथी जो है, जो मादा जो बच्चे हैं वो तो उसी झुंड में रह जाएंगे, लेकिन जैसे ही नर हाथी बड़ा हो जाता है, लगभग 14-15 साल का हो जाता है, तो वो झुंड को छोड़कर चला जाता है। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में बस इतना ही। आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए और याद रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।